में आज हम औद्योगिक क्षेत्र के अलावा किस तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक रूप से उदारीकरण की नीति को अपनाया गया और उसके अंतर्गत क्या-क्या सुधार किए गए, इसके बारे में बात करेंगे। उदारीकरण में जो भी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए गए थे, या एक तरीके से हम यूँ कह लें कि आर्थिक नीतियों को रिलैक्स किया गया, उनमें छूट प्रदान की गई। तो वो औद्योगिक क्षेत्र के अलावा बैंकिंग क्षेत्र, परिवहन से संबंधित क्षेत्र, कर और विदेशी व्यापार से संबंधित जो भी नियम थे, उनमें भी काफ़ी खुलेपन को अपनाया गया, उदार नीतियों को अपनाया गया और फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं नीतियों में दी गई, ताकि अर्थव्यवस्था को विकास की मार्ग पर बहुत तेज़ी से आगे ले जाया जा सके। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार की। तो जब नई आर्थिक नीति लागू की गई और जब उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का दौर 1991 में शुरू हुआ, तो इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ढांचे को मजबूत करने के लिए या उसे सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय नियमों या वित्तीय सहायता क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए, जिसमें वित्तीय संस्थाओं के लिए पूंजी पर्याप्तता का आदर्श लागू किया गया और साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंश पूंजी तथा बोर्डों से पूंजी जुटाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो ये था कि निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की स्थापना की छूट में काफ़ी छूट दी गई, जिससे भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कुशलता का मार्ग प्रशस्त हो सके। साथ ही बैंकों में SLR और CRR में निरंतर कमी की गई, जिससे जो भी मौद्रिक हमारी नीतियां हैं या मौद्रिक जो भी पॉलिसी हैं वो बाज़ार की तरफ प्रवृत्त हो और इन्हें घटाकर SLR को 20.5% और CRR को घटा के 4% तक लाया गया है। और इस आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रण, जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है SLR और CRR कितनी रहेगी, तो उन्होंने मुद्रा को बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार शक्तियों के आधार पर चीज़ों को डिसाइड होने देने में आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही उधार की न्यूनतम दरों में भी काफ़ी कटौती की गई और भारतीय कंपनियों और बैंकों को कुछ शर्तों पर स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जो भी वसूली के प्रावधान थे, जो भी बकाया वसूली के प्रावधान थे, उनको कड़ाई से लागू किया गया, ताकि NPA जिसे हम कहते हैं कि कुछ बैंकिंग के द्वारा बैंक्स के द्वारा बहुत ही मुश्किल होती है कि ऋण दे दिए जाते हैं लेकिन उनका पुनर्भुगतान नहीं होता। तो इन सब नियमों में क्या किया गया, इन नियमों को कड़ाई से लागू किया गया और बैंकों को अलग अलग अवधियों के ऋणों के लिए अलग अलग PLRs की अनुमति भी दी गई। बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया, ये जो बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि यदि 49% निवेश सीमा या से कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो प्रबंध में आपका जिसे कहते हो भागीदारी नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही ये सीमा 49% को क्रॉस करती हैं तो कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में किया जाएगा वो काफ़ी हद तक भारतीय बैंकिंग प्रणालियों को प्रभावित करने लगेगा। इसके अलावा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में तो आप लोग खुद अखबार अगर कभी पढ़ते हैं ध्यान से तो आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि काफ़ी परिवर्तन समय समय पर
उसे इस मूल्य की या अर्थव्यवस्था में कीमतों की स्थिरता के लिए या मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए इनमें काफ़ी कमी और वृद्धि समय समय पर की जाती रहती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पूंजी बाजार में आर्थिक सुधार की, यानी ये तो बैंकिंग सुधार हो गए। इसके अलावा कैपिटल मार्केट में भी कई आर्थिक सुधारों को अपनाया गया और जिसमें सबसे बड़ा जो था वो था 1992 में सेबी की स्थापना की गई, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और जिससे पूंजी बाजार को क्या किया जाता था, नियंत्रित किया जाता था। और पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम जो 1947 में बना था उसको समाप्त कर दिया और अब सेबी से अनुमोदन के बाद ही कंपनियों को पूंजी बाजार में प्रवेश की छूट मिल गई थी। इस प्रकार 1992 से लेकर 2000 तक प्राथमिक पूंजी बाजार तथा सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में भी कई सुधार लागू किए गए और जिससे भारतीय पूंजी बाजार के पर्याप्त विकास और संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि को मेंटेन किया जा सके, बनाया जा सके। और आर्थिक विकास और नियोजन का सबसे बड़ा आधार पूंजी ही है। जितना भी हम बात करते हैं तो कैपिटल एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। हमने औद्योगिक विकास में भी देखा पढ़ा कि सबसे प्रमुख क्या होता है कि यदि पूंजी है तो औद्योगिक विकास करना बहुत ही आसान हो जाता है, आर्थिक विकास का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। तो पूंजी बाजार में यदि आर्थिक सुधार किए जाते हैं और उसका सकारात्मक प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था पर, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के विकास को बहुत तेज़ी से गति मिलती है। इसके अलावा विदेशी व्यापार क्षेत्र में भी कई आर्थिक सुधार किए गए और देश में निर्यातों में वृद्धि तथा आवश्यक पूंजी समाज के आयातों को सुविधाजनक बनाना, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम आयात करने में इंटरेस्ट नहीं लें, हर वो चीज़ जो कि भारतीय पूंजी बाजार या भारतीय मार्केट में प्रोडक्शन को बहुत ही सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी चीज़ों का आयात भी होना ज़रूरी है। तो आयात को भी सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए और निर्यातों में वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर कॉम्पीट कर सके या वैश्विक स्तर पर अपनी बात या आर्थिक जगत में अपनी बात रखने की स्थिति में हो। तो इसके लिए उस समय भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। 1991 में 2 चरणों में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन आप समझते ही होंगे, जानबूझकर अपनी मुद्रा के मूल्य को कम कर देना एक तरीके से। तो जब अवमूल्यन किया गया तो उससे निर्यात भी बढ़ता है और व्यापार के घाटे में क्या आती है, काफ़ी कमी आती है। पूंजीगत सामान और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में काम आने वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध भी क्या किए गए, घटाए गए, ताकि देश में औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। व्यापार खाते में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली को लागू किया गया और इसके साथ ही 1994-95 में इसे जो भी जैसे यात्रा, शिक्षा, दवाओं आदि क्षेत्रों में प्रतिबंधों को क्या किया गया, घटाया गया और आयात शुल्कों में निरंतर कटौती की गई। फेरा के स्थान पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, जिससे विदेशी विनिमय बाजार में उदारता दी गई। भारतीय कंपनियों को बाजार से साधन जुटाने की ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई और साथ ही स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र देश के कस्टम क्षेत्र से बाहर माने गए। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों में छूट और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए आयात निर्यात नीति में विशेष व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई थी और MRTP एक्ट को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था और नया प्रतिस्पर्धी अधिनियम कॉम्पिटिशन एक्ट लागू किया गया और निर्यातों पर से भी मात्रात्मक प्रतिबंधों की क्या की गई, समाप्ति की गई। तो इस तरीके से आयात निर्यात के क्षेत्र में भी काफ़ी
उदारीकरण के अंतर्गत काफ़ी नीतियों में परिवर्तन किया गया ताकि विदेशी व्यापार घाटा कम किया जा सके और निर्यात बढ़ाए जा सके। इसके अलावा राजकोषीय नीति और कर क्षेत्र में भी सुधार किए गए। कर क्षेत्र में सुधार में सबसे जो व्यक्तिगत आयकर था उसकी छूट की सीमा 2016-17 के बजट में 2.5 लाख रुपए तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कम कर दी गई और निगम कर की दर को 30% के आसपास कर दिया गया और विदेशी कंपनियों की शाखाओं पर आयकर की दर को 65% से घटाकर 35% तक कम किया गया। तो इस प्रकार आयकर की दरों में काफ़ी कमी की गई और इसके साथ ही आयकर की दरों में कमी के साथ ही कई आधारभूत जो उद्योग थे उनके शुरुआत करने पर या आधारभूत उद्योगों को यदि शुरू किया जाता है, जैसे आधारभूत उद्योग हाईवे, पुल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, तेज परिवहन साधनों और पिछड़े क्षेत्र में विद्युत उत्पादन करने से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इन सबको 5 वर्ष की कर छुट्टी की व्यवस्था की गई। यानी 5 वर्ष तक अगर इस तरीके की कोई भी इकाई शुरू की जाती है तो वो कर के दायरे में नहीं आएगी। साथ ही काले धन को बाहर निकालने के लिए भी 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया और सेवा क्षेत्र पर भी आबकारी शुल्क लागू करके इस क्षेत्र का विस्तार किया गया। साथ ही कस्टम ड्यूटी सीमा में कटौती की गई और कई क्षेत्रों में आयात शुल्क जो 300% तक था, कितना बहुत ही ज़्यादा, तो उसे कई चरणों में घटाकर कितना प्रतिशत लेकर आ गए, 40% के आसपास लेकर आ गए। एक्साइज ड्यूटी की ऊंची दरों में भी कटौती की गई और कई मदों के निर्यात से प्राप्त लाभ को क्या कर दिया गया, करों से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार कई चीज़ें में इस तरीके से परिवर्तन किया गया कि अर्थव्यवस्था में एक तरीके से बाज़ार शक्तियों को काम करने का अवसर मिले। और इसके साथ ही 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर GST को लागू किया गया, जिसमें उत्पादन, रोजगार और निवेश की संभावनाओं को और ज़्यादा बढ़ाया। इसके अलावा जिस क्षेत्र में आर्थिक सुधार या उदारीकरण को अपनाया गया वो था परिवहन और संचार के क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भी आर्थिक सुधारों को जैसे दूर संचार सेवाओं को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया और उसमें भी मूल्यवर्धित सेवाएं निजी क्षेत्र में देने के साथ साथ उनमें 51% भागीदारी की भी अनुमति दी गई। सड़क परिवहन क्षेत्र में सभी राज्यों में पथकर की समाप्ति कर दी गई और कई राज्यों में चूंगी कर को समाप्त कर दिया गया और निजी क्षेत्र की फर्मों के हाईवे क्षेत्र में प्रवेश के प्रावधान भी किए गए, जिसमें नेशनल हाईवे, पुल, टनल और इनके लिए शुल्क वसूलने का अधिकार भी उन्हें दिया गया और रोड क्षेत्र को उद्योग घोषित कर दिया गया ताकि सस्ती दरों पर ब्रांड जारी करने और सस्ती दरों पर ऋण सुविधा से इस क्षेत्र के विकास में मदद मिल सके। इस प्रकार और आगे चलकर जो आर्थिक सुधार किए गए वो जहाजरानी के क्षेत्र में भी किए गए, जैसे जहाज़ों के खरीदने और बेचने पर खुली छूट दी गई और इन सब सुधारों से ये जो भी परिवहन क्षेत्र में सुधार किए गए उन सब सुधार करने से विदेशी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तेज हुआ है और परिवहन और संचार की सेवाओं में तेज़ी से विकास के लिए मदद मिली है और आधारभूत कंपनियां जो भी हैं उनकी उन्नति, तकनीक और पर्याप्त पूंजी निवेशों से उनको प्रोत्साहन मिला है। और इसके साथ ही सुधारों और उदारीकरण से देश के उद्योगों में देशी
और विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है, कच्चे माल के आयातों में छूट मिली है और नियंत्रण में कमी होने से औद्योगिक विकास में विविधता को बल मिला है। तो इस प्रकार यदि हम आकलन करें तो कई क्षेत्रों में, आयात निर्यात के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, कर और राजकोषीय नीति के संबंध में और पूंजीगत क्षेत्र में जो भी नीतियां सरकार के द्वारा अपनाई गई 1991 के बाद में, तो उन्होंने एक उदारीकरण का दौर शुरू कर दिया और वो जो भी पॉलिसीज़ थी वो कहीं ना कहीं सरकार के हस्तक्षेप को कम से कम करने वाली थी और इसी पूरी प्रक्रिया को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। थैंक यू।